नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल जियो वल्गनों पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, हमारा चल रहा था भूगोल कक्षा 12 पाठ दूसरा, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। इसमें हमने अभी तक जनसंख्या के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, इन बारे में पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जनसंख्या का आकार कितना है, जनसंख्या वृद्धि कितनी है और भविष्य में जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका अनुमान भी हम इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की सहायता से लगा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के द्वारा जनसंख्या के आकार और भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और उसके आकार के बारे में हम पता लगा सकते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है कि आरंभ में जब हमारा समाज ग्रामीण था, अशिक्षित था और क्या था साथ में खेतीहर, यानी कि प्रारंभ में हमारा समाज ग्रामीण था, खेतीहर था और अशिक्षित समाज था। लेकिन आज हमारा समाज है वो नगरीय है, औद्योगिक है और क्या है, शिक्षित। तो ग्रामीण से नगरीय समाज हो रहा है, खेतीहर से औद्योगिक हो रहा है और अशिक्षित से शिक्षित समाज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब समाज ग्रामीण है, खेतीहर है और अशिक्षित है तो उस समाज में जो जन्म दर है वो उच्च है और जो मृत्यु दर है वो भी उच्च है। जन्म दर इसलिए उच्च है क्योंकि समाज क्या है, वो अशिक्षित है, और जो मृत्यु दर इसलिए उच्च है क्योंकि ये समाज ग्रामीण खेतीहर है, तो इनको प्रॉपर वो इलाज नहीं मिल पाता और महामारियां, इलाज के अभाव में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यहाँ पर मृत्यु दर भी काफी उच्च है। बात करते हैं हम किसकी, नगरीय व औद्योगिक और शिक्षित समाज की। ये पढ़ा लिखा समाज है, शहर में रहने वाला समाज है, तो यह समाज, इस समाज के अंदर जन्म दर क्या होगी, निम्न होगी। और साथ में ये शहर में रहते हैं तो उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, स्वच्छता का वहां पर विकास मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो मृत्यु दर है वो भी क्या होगी, निम्न होगी। तो स्टूडेंट्स, जो समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित समाज से नगरीय औद्योगिक और शिक्षित समाज में परिवर्तित होता है तो वहां की जो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, जननांकीय संक्रमण चक्र। दोबारा सुनिएगा, जैसे ही कोई समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर से नगरीय, औद्योगिकी और शिक्षित समाज परिवर्तित होता है, वैसे ही जो समाज है में जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। और इस संपूर्ण चक्र को जननांकीय संक्रमण चक्र कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जननांकीय संक्रमण चक्र क्या है। लेकिन स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी समाज जो ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित था, जैसे ही वो नगरीय औद्योगिक और शिक्षित समाज परिवर्तित हुआ तो क्या वह समाज डायरेक्ट ग्रामीण से नगरीय हो गया? क्या उस समाज में डायरेक्ट उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर हो गई? क्या उस समाज में डायरेक्टली उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर हो गई? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई अचानक से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो पहली स्थिति थी जिसमें समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित था, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अवस्था। जब समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित था तो इस अवस्था को हम कहते हैं अवस्था 1, और इसमें क्या है, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। लेकिन जब समाज नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज में परिवर्तित होता है तो उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं अवस्था यानी कि तृतीय अवस्था। तो प्राथमिक अवस्था से
तृतीय अवस्था में कोई भी समाज सीधा परिवर्तित नहीं होता है। तो जैसे ही ग्रामीण जैसे ही ग्रामीण अशिक्षित और बेरोजगार या खेतिहर समाज नगरीय औद्योगिक और शिक्षित समाज में परिवर्तित होता है, तो इस अवस्था में एक तीसरी अवस्था जो बीच में आती है जिसका नाम है संक्रमण अवस्था। यानी कि पहली अवस्था से तीसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए इस अवस्था को एक और अवस्था से गुजरना पड़ता है, जिसे हम संक्रमण अवस्था या अवस्था द्वितीय कहते हैं। और यह अवस्था है वो सबसे लंबी और विस्तृत होती है। तो ये संक्रमण अवस्था क्या है, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में ये जो एक्स लाइन है ये समय को बताती है और ये जो वाई लाइन है वो CBR अशोधित जन्म दर और CDR अशोधित मृत्यु दर को प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था में अधिकांश जनसंख्या है, मैंने बताया था, वो कृषि कार्य में संलग्न है और यहाँ की जो जनता है वो ग्रामीण है, खेती है और अशिक्षित है। प्रौद्योगिकी का स्तर बिल्कुल निम्न है, अतः महामारियों और अपर्याप्त भोजन के कारण जो है वो मृत्यु दर भी इस जगह पर काफी है। तो जन्म दर तो उच्च है ही क्योंकि अशिक्षित है, साथ में महामारियों और पर्याप्त भोजन की पूर्ति के कारण यहाँ की जो मृत्यु दर है वो काफी उच्च है। तो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि है तो सही पर बहुत धीमी गति से है। और इसका जो उदाहरण है वो है बांग्लादेश व वर्षा वनों के आदिवासी जो लोग हैं वो इस पहली अवस्था में आते हैं। तो आप देखेंगे जो ये लाल कलर की जो लाइन है वो बताती है जन्म दर को और जो नीले कलर की लाइन है वो बताती है मृत्यु दर को। तो दोनों ही बिल्कुल लगभग बराबर है, उच्च जन्म दर भी और उच्च क्या है मृत्यु दर भी। 0 से 35 हम मान के चले तो जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है और दोनों ही क्या है बिल्कुल पास में लगभग बराबर है। और लेकिन इससे क्या है जनसंख्या में वृद्धि है वो बहुत कम है, धीरे है। उसके बाद धीरे धीरे अब क्या होगा, समाज ग्रामीण से थोड़ा शहरों की तरफ प्रवास करने लगेगा, खेती से थोड़ा नगरों में जाकर औद्योगिक में काम करने लगेगा और अशिक्षित समाज से धीरे धीरे वो थोड़ा पढ़ने लगेगा। जब उसमें समझदारी आएगी तो वहां पर अब क्या होगा, अब वहां जैसे ही वो पढ़ा लिखा या नगरों की तरफ प्रवास करेगा तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, तकनीकी स्तर में सुधार होगा, आपको सुविधाएं मिलेगी, स्वच्छता में बढ़ोतरी होगी, तो अब क्या होगा, मृत्यु दर क्या होगी, घटेगी। अब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की बात करें तो जैसे ही उच्च मृत्यु दर में कमी होती है, जैसे ही उच्च मृत्यु दर में कमी होने लगती है तो द्वितीय अवस्था का रहती है शुरू। ध्यान से सुनना, जैसे ही उच्च मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई तभी से द्वितीय अवस्था चालू हो जाती है। तो प्रारंभ में इस जो द्वितीय अवस्था है इसमें भी जन्म दर उच्च बनी रहती है, लेकिन बाद में क्या है जन्म दर धीरे धीरे घटती है और मृत्यु दर घटती हुई है। यानी कि आप देखिए कि ये जन्म दर वाली लाल लाइन है और मृत्यु दर वाली नीली लाइन है। तो प्रारंभ में जन्म दर उच्च है, देखिए बढ़ रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन जो मृत्यु दर है वो जैसे ही घटेगी वैसे ही मैंने बताया था द्वितीय अवस्था शुरू हो जाएगी, तो मृत्यु दर लगातार घट रही है। जबकि जन्म दर आरंभ में उच्च है लेकिन बाद में क्या है, घटेगी। तो ये कहलाती है अवस्था सेकंड या संक्रमण अवस्था। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी है और जो जन्म दर है वो प्रारंभ में उच्च है और बाद में घट रही है। तो ये जो स्थिति है, ये जो आपको दिखा हुआ इतना गैप, ये बोलते हैं पर जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो रही है, यानी कि जन्म और मृत्यु के आधार पर ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और एक बार ऐसी स्थिति भी आएगी तो जनसंख्या में विस्फोट की स्थिति हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे फिर जब जनसंख्या में जन्म दर है वो धीरे धीरे कम होगी तो अब जनसंख्या में जो वृद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो प्रारंभ में जन्म दर अधिक, बाद में घटती हुई मृत्यु दर घटती हुई, जनसंख्या में विस्फोट की स्थिति, शुद्ध रूप में जनसंख्या यहाँ भी बढ़ेगी। इसमें जो देश आते हैं, एक तो है पेरू जो संक्रमण अवस्था की आरंभिक अवस्था है जिसमें जन्म दर उच्च है और
मृत्यु दर घट रही है। उसमें हम उदाहरण देखेंगे पेरू का। और जब जन्म दर घट रही है और मृत्यु दर घट रही है, उसका उदाहरण है श्रीलंका और केन्या। तो मैंने इसका उदाहरण यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पर जन्म दर घट रही है और मृत्यु दर भी घट रही है, श्रीलंका और केन्या। जबकि जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है, तो इसका उदाहरण है पेरू। अब इसके बाद अवस्था आएगी तीसरी। अब धीरे धीरे समाज और शिक्षित हो रहा है। तो समाज अब क्या हो गया है, ज्यादा शिक्षित हो रहा है। तो नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज मैं बता चुका था। तो अब क्या होगा, जो जन्म दर है वो निम्न हो जाएगी और मृत्यु दर है वो भी निम्न हो जाएगी। तो पहले उच्च जन्म दर, फिर उच्च जन्म दर और बाद में घटती हुई और फिर निम्न जन्म दर। यहाँ पर उच्च मृत्यु दर घटती हुई और लास्ट में निम्न मृत्यु दर। इस प्रकार की जो स्थिति है, इसमें जन्म दर भी निम्न है और वृद्धि दर भी और मृत्यु दर भी निम्न है। इससे ये होगा कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि या तो क्या रहेगी, स्थायी रूप से कांस्टेंट या स्थिर रहेगी, या बढ़ोतरी भी होगी तो बहुत ही मंद गति से बढ़ोतरी होगी। तो जनसंख्या में वृद्धि या तो स्थिर है या फिर मंद गति से है। और इस प्रकार की जो अवस्था है वो जो विकसित देश है वहां पर मिलती है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और जापान। स्टूडेंट्स, हमको उदाहरणों को अच्छी तरह से याद रखना है। इसका कारण क्या है, यहाँ के लोग तकनीकी स्तर पर काफी उच्च हैं और ये लोग जो अपने परिवार को बढ़ाते भी हैं तो बहुत ही विचार पूर्वक सोच समझ के अपने परिवार को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसकी 3 अवस्थाएं हैं, प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था। प्राथमिक अवस्था में जो कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या है वो अशिक्षित है, ग्रामीण है, खेतीहर है, जिसमें जो जन्म दर है वो उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। फिर सेकंड अवस्था है द्वितीयक अवस्था, जिसमें प्रारंभिक जनसंख्या में जो जन्म दर है वो उच्च है, बाद में घटती हुई है, और जो मृत्यु दर है वो लगातार घट रही है। तो इस वजह से जनसंख्या में यहाँ भी क्या होगी, शुद्ध रूप से बढ़ोतरी होगी। और जो फर्स्ट वाली अवस्था है उसमें जनसंख्या में बढ़ोतरी तो होगी पर धीमी गति से होगी। और लास्ट जो तीसरी अवस्था है उसमें जनसंख्या में जो जन्म दर है वो निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। इस वजह से जनसंख्या या स्थिर रूप से रहेगी, देखिए बिल्कुल स्थिर रूप से है, ऊपर नीचे नहीं हुई है, और या फिर मंद गति से बढ़ेगी। और आप देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, बिल्कुल नीचे 15 पे, जबकि स्टार्टिंग में कहा था 35 पे। तो इस अवस्था को हम कहते हैं तृतीय अवस्था। द्वितीय अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण की अवस्था। तो इस प्रकार से पहली अवस्था से तीसरी अवस्था में जाना, ये जो चक्र है वो कहलाता है जननांकीय संक्रमण चक्र। अब हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाएं, जिसमें बच्चों को हम जन्म देने से रोकें या फिर उन बच्चों में क्या करें, अंतराल रखें, ताकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़े। परिवार नियोजन कार्यक्रम से जनसंख्या वृद्धि में सीमित वृद्धि होती है और साथ साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, क्योंकि अगर बच्चों में अंतराल गैप रखते हैं तो उससे ये होता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर बना देता है। प्रचार प्रसार करें, जो गर्भ निरोधक जो विधियां हैं उनका प्रचार प्रसार करें, और बड़े परिवारों में निरुत्साहक उपाय करने से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है थॉमस मोल्थ का सिद्धांत। थॉमस मोल्थ का सिद्धांत 1798 में दिया गया, और यह सिद्धांत क्या कहता है, मोल्थस ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य की आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी, यानी कि जितना खाद्य है उसकी तुलना में अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। और जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से क्या होगा, बीमारी और युद्ध होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या में एकदम से क्या आ जाएगी, अचानक गिरावट आ जाएगी। कहने का मतलब खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा प्रारंभ में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और खाद्य आपूर्ति कम रह जाएगी तो या तो अकाल, बीमारी, और या आपस में लड़के या युद्ध करके उनकी जनसंख्या में अचानक ही बहुत तेजी से गिरावट आएगी। तो ये है हमारा थॉमस मोल्थस का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो ये सेशन है वो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि आपको हमारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।